अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी के बारे में। कुछ अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कुछ दोस्तों की काफ़ी अहम कमेंट आए हैं, उस पर बात करेंगे। उसके बाद यूके इमिग्रेंट्स पर एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया है इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट, उस पर बात करेंगे। उसके बाद सस्ता घर ख़रीदने का एक सुनहरी मौका है, उस पर मैं आप लोगों को बताऊंगा और लिंक भी शेयर करूंगा। रोमानिया और बल्गारिया के बारे में यूरोपीय यूनियन का अहम एक इजलास हुआ है, उसमें कुछ बातें की गई हैं, कुछ फैसले किए गए हैं। उस पर बात करेंगे कि यार रोमानिया और बल्गारिया अनकरीब शेंजन स्टेट बनने जा रहे हैं या नहीं जा रहे, क्योंकि हमारी कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद वहाँ पे वेटिंग पे है कि कब ये शेंजन स्टेट बने और कब हम मूव हों दूसरी शेंजन स्टेट्स कंट्री की तरफ। तो इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी के बारे में। कुछ अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिस पे आप दोस्तों के काफ़ी कमेंट भी आए हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें फाल्ते का लेटर आया था कि आपका करैक्टर सर्टिफिकेट का मसला है या कुछ और उन्होंने फाल्ता मांगा था हमसे। स्पेन का करैक्टर सर्टिफिकेट भी हो सकता है, होम कंट्री का भी हो सकता है। यहाँ पे बताता चलूँ ज़्यादातर लोगों से होम कंट्री का करैक्टर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, क्योंकि यहाँ का करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आप जब अपनी नेशनलिटी जमा करवाते हैं, वो जमा करवाएं या ना करवाएं, आपको वो ये ख़ुद दस्तयाब कर लेते हैं, क्योंकि ये ख़ुद मिनिस्ट्री दी खुस्तीसिया के अंडर है तमाम ये चीज़ें। सबसे बड़ा मसला बनता है करैक्टर सर्टिफिकेट का जो वहाँ का होता है। यहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा यही मसला बन सकता है कि आपकी केस हो तो वो खुस्तीसिया वाली उसका जवाब पूछ लें, उसका रिज़ल्ट पूछ लें, उसके बारे में बताएं कि आप वो क्लियर करवा के हमें दें, तो इस सिलसिले में वो आपसे। लेकिन जब आपकी होम कंट्री का मसला आता है उसमें वो आपसे दोबारा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट मांग सकते हैं और बहुत सारे लोगों से मांगा है। यहाँ पर चंद एक चीज़ें जो कुछ दोस्तों को कन्फ्यूजन है उसमें। एक तो ये है कि दोस्त ये कहते हैं कि हमने मैड्रिड से मिनिस्ट्री दी एक्सतीसिया से अगर स्टैंप नहीं लगवाई तो वो हम लगवा के दोबारा इन्हें दे दें तो कारआमद होगा। ऐसा नहीं है, आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा। यही वजह है कि वो आपको 3 महीने का टाइम देते हैं, आपने दोबारा बनवाना है और दोबारा बनवाने के बाद आपने वो जमा करवाना है। ऐसा नहीं करना कि आपने मैड्रिड से दोबारा स्टैंप लगवाई और दोबारा जमा करवा दिया, फिर आपको वो रिजेक्ट कर सकते हैं और आपको नेशनलिटी दोबारा जमा करवानी पड़ सकती है। इस वजह से एक इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। उसके बाद जब आप ये फाल्ता जमा करवा देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें 6 महीने हो चुके हैं, हमें 8 महीने हो चुके हैं, स्टेटस वही शो हो रहा है, अभी तक ये नहीं शो हो रहा कि हमने जमा करवा दिए हैं, तो वो किस तरह होगा। ये आपको बताता चलूँ कि जैसे आपको 3 महीने गुजरते हैं अपना जो फाल्ता वो जमा करवाए हुए, तो आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता अगर, तो फ़ौरन आप रिकुर्सों में जाएं। ऐसा ना करें कि वेट करें। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि साल तकरीबन हो चुका होता है, क्योंकि जब आपसे फाल्ता मांगा जाता है वो कम से कम 6-7 महीनों में मांगा जाता है। फिर आपने 3 महीने के अंदर अंदर आपने दोबारा नया बनवाना, जमा करवाना, और फिर आपने 3 महीने जमा करवाने के बाद वेट करना। वो कंफर्म बात है कि 1 साल हो चुका होता है। तो 1 साल जब हो चुका होता है तो अब कुछ महीने ऊपर हो चुके होते हैं आपके वेटिंग में कि वो आपके फाल्ते का रिज़ल्ट क्या देते हैं। तो 1 साल से यकीनी तौर पे ऊपर टाइम हो जाता है, तो आप कर सकते हैं रिकुर्सों में जाएं और अपने वकील के ज़रिए उसकी परस्यू करें। जब आपका कि फाल्ता लग जाता है और आप वो जमा करवाते हैं तो वो आपकी फ़ाइल जो है वो पीछे जा चुकी होती है। आपकी फ़ाइल को पीछे करके आपके बाद वालों की फ़ाइलों को वो देखना शुरू कर देते हैं। अब जब आपकी बारी आएगी, इस वजह से आप लाजमी तौर पे ये काम करें, क्योंकि वहाँ पे कोई भी तरतीब नहीं है अभी तक। हालांकि जो नई एप्लीकेशन थी उसके मुताबिक काफ़ी बेहतरी आई है, काफ़ी रिज़ल्ट इस तरह आने शुरू हुए हैं कि जिन्होंने पहले जमा करवाया उनके पहले आने शुरू हुए, जिन्होंने बाद में करवाया बाद में। लेकिन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेतरतीबी अभी तक देखी गई है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाद में जमा करवाए उनके पहले रिज़ल्ट आ चुके हैं, और जिन्होंने पहले जमा करवाए थे उनके अभी तक रिज़ल्ट नहीं आए, वेटिंग पे बैठे हुए हैं। तो इस वजह से इन बातों पे लाजमी तौर पे अमल करें अगर आप परेशानी से बचना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी कमेंट जो हैं दोस्तों के इस पे आ रहे हैं। बाकी जो नई अपडेट आ रही हैं वो भी आप लोगों के साथ मैं डे बाई डे शेयर कर रहा हूँ। कुछ नई अपडेट और हैं वो इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यूके इमिग्रेंट्स पर एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया है। 300 ऐसे ऑफिसर जो कि स्पेशली इसी काम के लिए लगा दिए गए हैं कि वो मुख्तलिफ़ जगहों पे छापे मारेंगे और इलीगल लोगों को काम करते हुए पकड़ेंगे। सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट्स, बार्बर शॉप्स
और इस तरह की दूसरी जगह जहाँ पे ख़ास तौर पे उनका टारगेट कार वॉश वगैरह ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ रहे हैं। सिर्फ एक दिन में उन्होंने 100 से ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ा है और वो अपने साथ ले गए हैं। अब उनको डिपोर्ट करने की तैयारी करेंगे। यहाँ पे आपको बताता चलूँ असल में ये क्या वजूहत है। नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने वाले हैं यूके में और ख़ुद कंजर्वेटिव पार्टी के जो सीनियर एमपीज़ हैं उन्होंने वज़ीर आज़म को, अपनी पार्टी के वज़ीर आज़म को ख़बरदार किया कि अगर तुमने इलीगल इमिग्रेंट्स के मसले के साथ ना निपटा, जिसमें बोट इमिग्रेंट्स भी हैं, नॉर्मल इमिग्रेंट्स भी हैं, तो फिर आने वाले वक्त में बुरी तरह से हमें इलेक्शन में शिकस्त होगी। ऑलरेडी ये पार्टी काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में है। ब्रेक्सिट का जो रिज़ल्ट आया आपके सामने है, उसकी वजह से भी, क्योंकि बोरिस जॉनसन इसी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर था, इन्होंने तकरीबन ये टर्म में 3 से 4 वज़ीर आज़म जो हैं इनके चेंज हुए हैं, सिर्फ इसी वजह से कि काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस रहे हैं यूके में और स्पेशली ब्रेक्सिट को लेके काफ़ी मसले मसाइल रहे हैं। लेकिन अब ब्रेक्सिट के बाद भी मसले मसाइल जो हैं वो यूके की कम नहीं हुए। अब इलीगल इमिग्रेंट्स की आमद इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है जो कि यूरोपीय यूनियन में होते हुए ना होने के बराबर थे, अब ट्रिपल तकरीबन पहुँच चुकी है। यही वजह है कि अब यूके की जो मौजूदा हुकूमत है वो इससे निपटने के लिए और अवाम के सामने सरखरू होने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रही है कि अवाम ये समझे कि ये हुकूमत काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके उनको डिपोर्ट कर रही है, उनको पकड़ रही है और बोट जो आ रही हैं उनके लिए भी जो रवेंडा का नया इन्होंने कानून पास करने की कोशिश की है उसके लिए कुछ कर रही हैं। तो इस तरह से वो अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उनको की ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन अब उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट काफ़ी बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया है। इसका लिंक आपको लिंक नंबर 1 नीचे मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। अब बात करते हैं सस्ता घर ख़रीदने का एक सुनहरी मौका। वैसे तो दोस्तों स्पेन में इस वक्त घर ख़रीदना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मैंने रिसेंटली आप लोगों के साथ एक फ़्रॉड भी शेयर किया था, जो बड़ी अहम बैंक जो है वो फ़्रॉड कर रही है लोगों के साथ। मेरे एक ज़ाती दोस्त का 7,000 यूरो के करीब नुकसान हुआ है। इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जब आप घर ख़रीदते हैं उस वक्त तक डाउन पेमेंट ना करें किसी भी घर के मालिक को, जब तक आपका कर्ज़ा कन्फर्म पास नहीं हो जाता। इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इसी दौरान आपको एक और मैं बेहतरीन मशवरा देता हूँ। हर बैंक का अपना अपना एक पखीना है, अपना अपना एक वेबसाइट है जिस पे वो अपने वो घर लगाती है जिन लोगों ने पेमेंट्स नहीं कर सके, अपनी साथ नहीं दे सकते, बैंक ने वापस ले लिए हैं, उन पे कब्ज़ा वापस कर लिया। अब वो सस्ते दामों नए सेलर को बेचना चाहते हैं। घरों की कंडीशन भी बुरी नहीं होती, अच्छी होती है, लेकिन वो मुनासिब कीमत में आपको मिल जाती हैं क्योंकि एजेंसी के बीच में जो प्रॉफिट्स होते हैं वो नहीं होते। आप डायरेक्ट बैंक से ले सकते हैं। तो उन पखीनों में जाके आप सस्ते घर ख़रीद सकते हैं। बेबी का भी है, पखीना लकाशा का भी है, संतंदेर का भी है। इस तमाम बैंकों के पखीने हैं, वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो है बेबी का। बेबी में कुछ ऐसे घर भी हैं जो 40-40 हज़ार के भी लगे हुए हैं। ऐसे घर भी हैं जो अच्छे शहरों में हैं, 1-1 लाख से नीचे हैं। आपको ये बैंक फिनांस भी करेंगे। इसके साथ साथ आप यहाँ पे डाउन पेमेंट की मदद में जो नई स्कीम हुकूमत की आई है उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से 30 साल के दरमियान है तो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। नीचे मैं लिंक आपको दे रहा हूँ, उसको क्लिक करके आप ख़ुद भी उसको रीड तफसीली कर सकेंगे। अब आखिर में बात करते हैं रोमानिया और बुल्गारिया के बारे में। यूरोपीय यूनियन ने एक अहम इजलास बुलाया जिसमें ये कहा गया है कि रोमानिया और बुल्गारिया ने अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी हैं। चंद एक रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जिस पर स्ट्रिक्टली रोमानिया और बुल्गारिया अमल नहीं कर सके। इसमें एक तो करप्शन है, दूसरा अमल दरामद है ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस होती है कुछ हितों में बुल्गारिया और रोमानिया के उनके। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर उन्होंने रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है तो वो शेंजन स्टेट में क्यों नहीं आ रहे। इसमें एक बड़ी वजह वीटो है। तमाम ममालिक जो शेंजन स्टेट के मेंबर हैं उनके पास पावर है। उनमें से अगर एक मुल्क भी कहता है कि रोमानिया और बुल्गारिया को हम शेंजन स्टेट नहीं बनने देंगे तो वो नहीं बन सकता। तमाम स्टेट्स का राज़ी होना ज़रूरी है। यही वजह है कि वीटो पावर इस्तेमाल करते हुए ऑस्ट्रिया और दूसरे मालिक जो हैं वो रोमानिया और बुल्गारिया को हर दफ़ा रोक देते हैं कि वो शेंजन स्टेट बने। इसी रोकथाम के लिए अब एक इजलास बुलाया गया था और इस पर बात की गई थी जिसमें यह इशारा दिया गया कि रोमानिया और बुल्गारिया हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जनवरी में
शेंजन स्टेट के मेंबर बन जाएं, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो देर हो चुकी है। ये याद रहे कि 2010 से रोमानिया और बुल्गारिया वेट कर रहे हैं कि वो शेंजन स्टेट बने, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से वो यूरोपीय यूनियन के मेंबर बन चुके हैं। अब देखते हैं आने वाले वक्त में कौन वीटो करता है या तमाम ममालिक राज़ी होते हैं रोमानिया और बुल्गारिया का शेंजन स्टेट में आने से। तो दोस्तों इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके इसको भी खुद रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।